हेलो। स्टार्ट है भाई। क्लियर है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लगभग अब तक 22 वीडियो हो चुके हैं हमारी सीटेट के लिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्र से पात्रता परीक्षा के लिए। तो इसमें सीडीपी की क्लास चल रही है आपकी, और सीडीपी की क्लास जो चल रही है उसमें अभी तक हम आपको 22 क्लास दे चुके हैं। 23 क्लास है ये। क्लियर है। तो ये जो क्लास आपके लिए चलाई जा रही है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आधारित सब क्लासेस हैं। इसका बेनिफिट आपको डायरेक्टली अपने एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना मेरे भाई, तो वहां पर डायरेक्ट यही प्रश्न आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। और जो भी ये आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन, ये देखिए, ये जो कुछ भी दिख रहा है आपको, ये सारे के सारे पेपर से ही लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो मेरे भाई डायरेक्टली ऑथेंटिक चीजें हम आपको करा रहे हैं, इसका बेनिफिट आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। बाकी पेपर आपको कंप्लीट चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको पीडीएफ वगैरह भी इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। बाकी स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। सीडीपी, इसमें लगभग 10 12 15 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ कराएंगे, जिससे आपके एग्जामिनेशन में आपको जो हम वर्ड्स बोलते हैं उसका आपको सीधा का सीधा डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में फायदा मिले। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रूम को बंद कर देता हूँ भाई। आज चक्कर ये है कि यहाँ पर कोई जागरण वगैरह हो रहा है, तो साउंड आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग में साउंड आ जाए जिससे दिक्कत हो जाए। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है। चलिए मैं रंग चेंज कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है, तो उसके साथ समस्या क्या है? रमन के साथ उसे दिखता कम है, यानी कि दृष्टिबाधित छात्र है, तथा उसे पाठ्यपुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है। उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक ऐसा स्टूडेंट जिसे दृष्टिबाधित है, उसे कम दिखता है, तो करिकुलम को जब वो पढ़ेगा तो उसके लिए टीचर को बेस्ट ऑफ बेस्ट क्या करना चाहिए? तो मेरे भाई, जब भी किसी स्टूडेंट को कम दिखे तो आप उसके लिए टच एंड फील मटेरियल का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? टच एंड फील, टच एंड फील मटेरियल का। यानी कि वो छूकर, टच करके, छूकर, महसूस करके उन चीजों को सीख सके। आप उसके लिए रिकॉर्डिंग का यूज कर सकते हो, मतलब जो रिकॉर्डिंग के आइटम्स हैं, आप उसके लिए ऑडियो का यूज कर सकते हो। तो ये सारी की सारी जो चीजें होंगी उसके लिए बेस्ट मानी जाती है दृष्टिबाधित छात्र के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। उसके अभिभावकों को उसका काम पूरा करने के लिए सलाह देनी चाहिए। जब अभिभावक ही काम पूरा करेंगे तो फिर टीचर का काम क्या है? 70 हजार रुपए की तनख्वाह लेते हैं ये टीचर, किस बात के लिए लेते हैं? फिर तो अभिभावक ही पढ़ा लेते, घर घर में स्कूल होता। ऐसा तो नहीं है भाई। अभिभावकों को जरूरी नहीं है कि अभिभावक, हर जो गार्जियन है वो हर घर में एक तरीके से स्टडी प्रोवाइड करवा सके, वो पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। तो जो आगे का काम है वो किसका काम होगा मेरे भाई? टीचर का काम होता है। तो आप अपने काम को दूसरे के ऊपर थोड़ी थोपने का काम करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। उसे पाठ्य पुस्तक को पढ़ने और अपना काम करने के लिए स्थायी छूट दे देनी चाहिए। बात तो ठीक भी लग रही है कहीं ना कहीं तक, लेकिन स्थायी छूट दे देनी चाहिए। स्थायी छूट का मतलब समझ रहे हैं? परमानेंटली आप उसको छूट दे दो भाई, तू जो करे तेरी मर्जी, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, वो कहने वाली बात है ना। तो आप स्थायी छूट नहीं दे सकते, आप स्थायी छूट नहीं दे सकते। उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। आप उसके लिए टच एंड फील मटेरियल का यूज कीजिए, रिकॉर्डिंग का यूज कीजिए, ऑडियो ऑडियो का यूज कर सकते हैं, वो उसके लिए बेस्ट रहेगा करिकुलम के लिए। तो काफी अच्छी बात कही है, ये आंसर भी हो जाएगा क्योंकि मैं पहले ही इसके बारे में चर्चा भी कर चुका हूँ। उसने अपने सहपाठियों की कॉपियां काम उतारने के लिए दे देनी चाहिए। उसको दिख नहीं कर रहा है, आप इमिटेट की बात कर रहे हैं, नकल करवाने की बात कर रहे हैं, उतरवाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफी होगी इसको आंसर ही बताना। तो ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निषक्तता, अधिगम निषक्तता का मतलब समझते हैं? अधिगम निषक्तता का मतलब होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम निषक्तता है जिस बच्चे के अंतर्गत, तो उनकी सहायता के लिए आकलन के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? अधिक से अधिक लेखन कार्य करने के लिए परीक्षण पत्र बनाएंगे? ना जी ना। आप उन बच्चों को बिजी करने का काम कर रहे हैं, उनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, आप उनको बिजी थोड़ी करेंगे कि अधिक से अधिक कार्य दे दिया।
ऐसा नहीं कर सकते। प्रदत्त कार्यों को मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड के रूप में मानेंगे। प्रदत्त कार्यों को मूल्यांकन करने के लिए वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। देखिए अधिगम निःशक्तता है, बच्चे को अधिगम निःशक्तता है तो आप वर्तनी में छूट दे सकते हैं। प्राथमिक कक्षा का 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चे को आप वर्तनी पर इतना ज्यादा ध्यान ना ही दें तो भी चलेगा, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी वैसे भी है बच्चे को। तो यहाँ पर आप जो मूल्यांकन कर रहे हैं तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अपनी असेसमेंट के थ्रू आप ला सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई? लेखन कार्य का समय घटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, इसमें कुछ ऐसी बात थी नहीं। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है और एग्जामिनेशन के लिए काफी पसंदीदा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग बोल सकते हो आप इसको, सार्थक अधिगम को समन्वित करने के लिए प्रभावशाली है? तो मीनिंगफुल लर्निंग के लिए जो बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है वो कौन सी है? उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग करके। तो ये तो बात ठीक है, उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। गैर उदाहरणों का आप संदर्भ में यूज कर सकते हो, इन कॉन्टेक्स्ट वर्ड का भी यूज कर सकते हो। तो जो उदाहरण है और गैर उदाहरण है उनको भी समन्वित करने के लिए आप यहाँ पर बात कर सकते हो। क्लियर है? तो बात फर्स्ट तो सही है। सेकंड है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए जब तक बच्चा पूछेगा नहीं तब तक खोजी या नवाचार उसके अंतर्गत उत्पन्न नहीं होगा, क्रिएटिविटी उसके अंतर्गत उत्पन्न होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, संरचनावाद भी उसके अंतर्गत बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात हो जाएगी। तो बच्चा जब तक पूछेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं, ये भी बात है, क्योंकि कठिनाई उसके पढ़ाई के दौरान उसको देखने को मिलेगी। तो प्रोत्साहित आपको करना पड़ेगा बच्चे को, प्रश्न पूछिए बेझिझक। विद्यार्थियों को किसी दूसरी अवधारणा को समझाने के लिए कहना, आप बोल सकते हो बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चों से सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना। देखिए जब भी आप उकसाने की बात करें, तुलना करने की बात करें, कंपेयरिंग की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, रैंकिंग की बात करें, लेबलिंग की बात करें, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, क्लासिफिकेशन की बात करें, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं अलगाव की भावना को पैदा करते हैं। तो मेरे भाई निष्पादन जब भी वर्ड दिख जाए आप ये मान लीजिएगा 100% आपका आंसर गलत होने वाला है, क्योंकि ये एक नेगेटिव वर्ड है। निष्पादन का मतलब ही होता है कि आप खुद से दूसरे की एक तरीके से तुलना कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं। तो फोर्थ वाला तो इसमें गलत है, थर्ड सही था, फर्स्ट सही था, सेकंड भी सही था। तो इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा वो देखने वाली बात होगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करें तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, अब ये हुई ना बात, ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जामिनेशन में, काफी अच्छा भी लगता है। चलिए, हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। क्वेश्चन है, अभिकथन है, अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समन्वित करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। बात तो ठीक लग रही है। तो अहमद है प्रभावशाली समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग को समन्वित करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। ठीक है, बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं, तो सीखने की बात ऊपर की गई थी, सीखने को ये बता रहा है। और प्रभावशाली समस्या समाधान को समन्वित करने के लिए तो सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं तो पहले से जो जानते हैं उसे संबंध बनाएं। तो ये वाली बात इसको कहीं ना कहीं फॉलो कर रही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है, ए की फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की मेरे भाई जरूरत थी ही नहीं। क्लियर है? चलिए, देखिए समय बड़ा बलवान है और बेरोजगारी से बड़ा मुझे नहीं लगता कि सबसे खतरनाक जो स्तर होता है वो बेरोजगारी का होता है। इसके अंतर्गत जो भी चीजें हम महसूस करते हैं वो अपने आप में अनएक्सपेक्टेड है। लाइफ का सबसे खतरनाक जो मोड़ होता है वो बेरोजगारी वाला समय होता है, जब आप 3-4 साल बेरोजगारी में होते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें आती भी होती हैं उस टाइम पर, लेकिन उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके इंटरनली मोटिवेशन, एक्सटर्नली मोटिवेशन को भी, दोनों को प्रभावित करती हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? देखिए मेरे भाई, कभी भी कोई भी समस्या आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समस्या बनी ही रहेगी। समस्या अगर आ रही है तो उस समस्या को भी पता है कि ये व्यक्ति समस्या को झेल सकता है। कठिनाई उसी के सामने आती है जो कठिनाई को पार कर सकता है।
अगर आप पार ही नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कठिनाई किसी काम की नहीं। कठिनाई हमेशा आपके एक अच्छे भविष्य के लिए आती है। बुरा वक्त हमेशा आपके अच्छे भविष्य के लिए आता है। और बुरी जो चीजें होती हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाने को सीखने उनसे सीखने को भी मिलता है। और वो आपके जीवन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। तो कभी भी समस्याओं से हमें डरना नहीं है। समस्या चलती रहती है। पास होना फेल होना ये एक अलग मैटर है, लेकिन उसको छोड़ के भाग जाना एक अलग बात होती है, वो गलत बात होती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? संरचनावादी, व्यवहारवादी? ठीक लग रहा है। रटने पर कभी भी आधारित नहीं होगी। खोजबीन आधारित अधिगम होना चाहिए, लेकिन ड्रिल और प्रैक्टिस की बात आप नहीं करोगे। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, ये बात काफी ज्यादा ठीक है। सीटेट ने जो आंसर माना है ये आप बताइएगा क्या माना है, लेकिन मेरे अनुसार जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन। ये भी ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है। तो इसके लिए दोनों ही आंसर इसके बेस्ट है। तो चलिए दोनों को ही मान लेते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो ये दोनों ही ठीक है। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में हम पहले बता चुके हैं, वीडियोस देखिएगा, चैनल पर डली हुई है। इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता? मेरे भाई नेगेटिव पूछा है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, नेगेटिव ही चेक करना होगा। विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। विचारक कथनों के तथ्यों में सत्यता और तर्क की संगतता की जांच करते हैं। विचारक परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते, बात तो गलत लग रही है। विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि गलत है इसी वजह से सही है। बहुत आसान था, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है। किसका अभ्यास करती है? विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, यानी कि इस चीज के बारे में उसको रुचि है। वह इस कार्य से प्रेम करती है और इसे संतुष्टि देता है। यह क्या दर्शाता है? ये इंटरनली मोटिवेशन होगा या एक्सटर्नली? देखिए अभावजन्य आवश्यकता नहीं है, शारीरिक आवश्यकता नहीं है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सटर्नली मोटिवेशन और एक होता है इंटरनली मोटिवेशन। एक्सटर्नली और इंटरनली मोटिवेशन, तो दो प्रकार के मोटिवेशन होते हैं मेरे भाई। एक्सटर्नली मोटिवेशन क्या होता है? ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ज्यादा समय के लिए नहीं होता। लेकिन ये जो होता है ये लॉन्ग टाइम के लिए मोटिवेशन आपको देखने को मिलता है। तो लंबे समय के लिए आपका इंटरनली मोटिवेशन काम करता है। विद्यालय के बाद गिटार बजा रही है, उससे प्रेम करती है, संतुष्टि देता है, कहीं ना कहीं उसे आंतरिक रूप से प्रेरणा इससे मिलती है। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समन्वित करता है? समाज की भी बात की गई है, भावात्मक की भी बात की गई है। अधिगम को समन्वित करता है, सोशियो इमोशनल लर्निंग बोल सकते हो। तो शिक्षा शास्त्री में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, कभी भी आप स्टूडेंट्स के बीच में प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं देंगे, नहीं तो उनके बीच में अलगाव की भावना, पृथक्कीकरण की भावना देखने को मिल सकती है। हीन भावनाएं एक दूसरे के प्रति वहां पर बढ़ सकती हैं। जबरदस्ती कभी नहीं थोपेंगे। तदानुभूति रखने और बात सुनने के वाले अध्यापक अच्छे अंक, दबाव कभी नहीं डालेंगे आप, तो ये भी गलत हो जाएगा। तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक आपको होना चाहिए, जो कि बात बिल्कुल सही है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही भाग गया इतनी जल्दी क्वेश्चन को। चलिए, विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है? त्रुटियों से अध्यापक को कमजोर, कुशाग्र और विद्यार्थियों में वर्गीकृत कभी भी आप क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। वर्ड से ही आंसर निकलेगा। त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों के फेल करके अपना समय बचा सकते हैं। समय बचाने की बात कहाँ से आ गई भाई? आप 70,000 की तनख्वाह ले रहे हैं, समय बचाने का काम करेंगे? त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती हैं। अवसर वर्ड बहुत अच्छा माना जाता है। विद्यार्थियों को सही उत्तर बार बार लिखने के लिए कहकर त्रुटियों की जांच करने के लिए कहना, गलत है भाई। फिर आप काम क्या करोगे? तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए
फास्टली करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो लर्निंग को प्रभावित संवेग करता है, सामाजिक सांस्कृतिक संबंध संदर्भ करता है, परिपक्वता भी करती है, रुचि भी करती है। तो चारों के चारों ही आपके क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? नेगेटिव पूछा है और रचनावाद की विशेषता नहीं है। तो शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं से सृजित करते हैं, बात तो ठीक है, रचनावाद है। कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है, ये भी रचनावाद है। सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है, बाधित कभी नहीं होता, गलत है। अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग, प्रामाणिक अधिगम के कारणों द्वारा घटित होता है, तो ये भी सही है। तो थर्ड ऑप्शन गलत होगा, गलत है इसी वजह से सही है क्योंकि आपसे गलती पूछा था। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून कहानियों का उपयोग किया गया है, इससे बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होगी। कार्टून और कहानियों से बच्चे सीखते हैं, ना कि भ्रांति उत्पन्न होगी। बच्चों में सीखने के प्रति बोरियतता कभी नहीं होगी, अरुचि कभी नहीं होगी, रुचि होगी। विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम एवं अवधारणाओं को सीखने से भटक जाएगा, कभी नहीं भटकेगा। विषय वस्तु बच्चों के लिए एक रोचक का काम करेगी और अपने से जुड़ने लगने वाली बनाया जा सकता है इससे, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं था, आसान क्वेश्चन था। अब ये तो आपके रहे। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये आपके सीडीपी के क्वेश्चन कराए हैं मेरे भाई, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के। लगभग 11 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, तो ये थे आपके सीडीपी के क्वेश्चन। बाकी अलग नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया मेरा भाई तो कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हो उनके पास, क्योंकि उनसे ऑथेंटिक चीज़ें यहीं मिलेंगी, प्रैक्टिस यहीं मिलेगी, सब कुछ यहीं मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलता रहेगा, पीडीएफ वगैरह भी मिलते रहेंगे। तो बस अपना प्यार बनाते रहिएगा, क्लास को लेते रहिएगा, इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।